विटामिन इज डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट। ये हमारी खुराक का एक अहम जुज होता है। विच इन मिन्यूट अमाउंट, बहुत ही कम मिकदार में, एड्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द टिश्यू। हमारे बॉडी की जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत ही कम मिकदार में इसकी ज़रूरत होती है। इसको हम लोग विटामिन का नाम देते हैं। उसके बाद इसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। ऑल आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तमाम जो विटामिन होते हैं वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको बताई हुई हैं ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे होते हैं। सेकंड नंबर पे और सेकंड लाइन पे आपने लिखना है कि देयर मोलेकुलर वेट इज़ लो। और थर्ड नंबर पे आपने लिखना है असेंशियल विटामिन ऑफ वन स्पीशीज मे नॉट बी असेंशियल फॉर अनदर। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा विटामिन जो एक स्पीशीज़ के अंदर इम्पोर्टेंट है उसके लिए फ़ायदा मंद है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरी स्पीशीज़ के अंदर भी वो चीज़ फ़ायदेमंद हो। और उसके बाद ये मैं बता रहा हूँ कि सम विटामिन आर सिंथेसाइज इन द बॉडी। नॉर्मली वो कह रहा है कि विटामिन हमारे बॉडी के अंदर तैयार नहीं होते, लेकिन कहता है कि कुछ विटामिन हैं जो हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं। उसके बाद आप 4 नंबर पे लिखेंगे विटामिन आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड आर एब्जॉर्ब एज सच। वो कहते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो वाले जो एंजाइम है उसकी ब्रेक डाउन कर दें और वो प्रॉपर तरीके से हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब ना हो। कहते हैं ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी खुराक के अंदर आता है तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एनी विटामिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ। जब आपकी ग्रोथ बढ़ रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, तो क्या होता है उस वक्त आपको विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है या कम ज़रूरत होती है? ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी तरह से प्रेगनेंसी में विटामिन की ज़रूरत कम होगी, ज़्यादा होगी। और इसी तरह से लैक्टेशन लैक्टेशन में भी विटामिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो विटामिन है ना, ये आपको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ विटामिन के बारे में। विटामिन, कुछ विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, वो फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर हल पजीर हो जाते हैं। ठीक है। और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा उडीक। वो एक सॉन्ग भी, अखियां उडीक दियां, ADEK। उडीक आप लोग एक वर्ड याद रख लें। ठीक है। उसके अंदर ADEK आ जाता है। क्या आ जाता है? ADEK। तो ये वाले जो ADEK है ना, इसको हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम देते हैं। इनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम देते हैं। और उसके बाद बी और सी बच जाता है। बी और सी जो है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द बॉडी फैटी टिश्यू। अब एक चीज जो फैट के अंदर सॉल्युबल होती है तो वो स्टोर कहाँ पे होगी? फैटी टिश्यू के अंदर ही होगी, पानी के अंदर तो स्टोर नहीं होगी ना। और उसके बाद दे आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ द लिपिड। लिपिड्स की मदद से जो है हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो है वहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। और ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है ये फैट सॉल्युबल। अब आप जब लिखेंगे विटामिन ए की थोड़ी सी डिटेल, आप उसके अंदर लिखेंगे कि विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ई ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसके बाद विटामिन के है। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर के अंदर जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? इसमें विटामिन बी आ जाता है और विटामिन सी आ जाता है। वाटर सॉल्युबल के अंदर कौन कौन से हैं? उनके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी आ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो वाटर सॉल्युबल एंजाइम विटामिन हैं, इसमें वो कहता है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हीट से अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे विटामिन जो हीट से अफेक्टेड हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे विटामिन जो हीट से अफेक्टेड हो जाते हैं उसको हम लोग थर्मोलेबाइल विटामिन का नाम देते हैं। ऐसे विटामिन
जो हीट से अफेक्टेड हो जाते हैं उसको हम लोग थर्मोलेबाइल विटामिन, और इसके अंदर जो है विटामिन B1 और विटामिन B3 आ जाते हैं। अब ये जो थर्मोलेबाइल विटामिन हैं, ऐसे विटामिन जो हीट से अफेक्टेड हो जाते हैं और ऐसे विटामिन जो हीट से अफेक्टेड नहीं होते, ये हम बात कर रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की। ठीक है, फैट सॉल्युबल की बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो इसका दूसरा जो है टाइप थर्मोस्टेबल विटामिन। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होगा? थर्मो का मतलब हीट होता है, स्टेबल का मतलब होता है कि भाई वो हीट पर जो है ना स्टेबल रहते हैं। मतलब हीट आप लोग ऊपर नीचे कर लें तो एंजाइम की जो इंटेग्रिटी होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है, वो खराब नहीं होते। उसके अंदर जो विटामिन होते हैं, विटामिन B2 है, विटामिन B6 है, और फोलिक एसिड है, और उसके बाद कोबलामीन, जिसको हम लोग विटामिन B12 का नाम देते हैं। ये इंपॉर्टेंट को मैंने हाईलाइट कर दी हैं। आप लोगों के साथ PDF शेयर करूंगा तो आप लोग निशान भी लगा लीजिएगा। अच्छा, अब लोग ये जो है विटामिन ए के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि विटामिन ए, अब ये आप लोग बताएंगे क्या ये फैट सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल होता है? फैट सॉल्युबल होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये डिटेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, आप लोगों को क्या क्या पता होना। तो विटामिन ए होता है, ये हमारा नॉर्मल जो विजुअल प्रोसेस ऑफ आई है, हमारा देखने का जो तरीकाकार है, उसके अंदर जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अब अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा? ब्लाइंडनेस हो सकती है, नज़र में कमी आ सकती है, ऐसे ही है। तो इसमें अब आप लोगों को ये पता हो कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है या नहीं है। विटामिन ए ये फैट सॉल्युबल होता है। और सेकंड, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई। ये जो नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई होता है उसके अंदर जो इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और उसके बाद उसने यहाँ पे लिखा है, ये MCQ के अंदर आ सकता है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय MC कॉलमिन इन 1915। 1915 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था MC कॉलमिन, उसने जो है ना इसको डिस्कवर किया। ठीक है। और पेज 59 है, स्टार्ट में लिखा हुआ है सैनोनियम। साइनोनियम का मतलब होता है कि मतलब मिलते जुलते नाम, मुतरादफ आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब विटामिन ए है तो ये रेटिनोल में भी हो सकता है। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसके केमिकल नेम्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो आप लोग जाके देखिएगा, रेटिनोल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ये जो तीन चीज़ें हैं ये विटामिन ए के अंदर आ जाती हैं। जाहिर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रेटिनोल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ये तीन चीज़ें जो हैं ये विटामिन ए के अंदर फॉल करती हैं। उसके बाद ये जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस के अंदर नहीं है। और उसके बाद इसके सोर्सेज सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आप लोग इसको अपने इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। इधर मैंने हाईलाइट भी कर दिए जो आपके साथ PDF शेयर करूंगा, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और पेज नंबर 60 पे आ जाएं आप लोग, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए। इसके जो फंक्शन होते हैं विटामिन ए के, कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन ए इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ द आई। ये दोबारा से बता रहा है कि जो विजुअल प्रोसेस ऑफ आई होता है, आंखों का देखने का जो अमल होता है, तरीक़ाकार होता है, उसको मेंटेन करने के लिए विटामिन ए की हमें ज़रूरत होती है। और उसके बाद रेटिनल, रेटिनॉल, ये जो विटामिन ए की बात कर रहा है, रेटिनॉल है या रेटिनोल है, रेटिनोइक एसिड, ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। तो कहते हैं कि ये जो रेटिनॉल है ना, ये रेटिना के अंदर पाई जाती है। रेटिना आई का जो है ना एक पार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन ए इज ए कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड एंड कोन सेल्स। हमारी आंखों के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक रॉड होते हैं और दूसरे जो है ना कोन्स होते हैं। उनके अंदर कहते हैं इसकी जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और इस तरह से ये जो है नॉर्मल विजुअल प्रोसेस जो हमारा आई होता है उसको मेंटेन करने के लिए उसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नीचे एक हेडिंग दी हुई है रिप्रोडक्शन की। रेटिनोल एंड रेटिनॉल फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की जो रेटिनॉल और रेटिनोल फॉर्म्स होती हैं, दीज आर कंसर्न विद द नॉर्मल रिप्रोडक्शन। ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो है इस कंसर्न इनका होता है। ठीक है।
अच्छा, ये दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन कौन सा है? आई का है, और दूसरा कौन सा है? रिप्रोडक्शन का है। और नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी, पेज नंबर 61 पे। बोन्स एंड टीथ, इट इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ। ये बोन्स और टीथ के अंदर भी जो है विटामिन ए का किरदार होता है। तो ये तीन फंक्शन हो गए। चौथा फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, बीमारियों से बचाव। विटामिन ए इन्हांसेस द एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जिसको हम लोग मुदाफ़ती निज़ाम का नाम देते हैं। और मुदाफ़ती निज़ाम क्या काम करता है? हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाता है। ठीक है। विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर ससेप्टिबल टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स। कहता है कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, तो उनको जो है, खसरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसम पर दाने से निकल आते हैं। तो कहते हैं उनके अंदर ये डिजीज कॉमनली हो सकती है। अब ये मैंने पेपर के अंदर पूछना है, जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कौन सा विटामिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी से उनके अंदर मीजल की डिजीज हो सकती है? या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर ससेप्टिबल टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डैश। आगे आप लोगों ने मीजल इसका बताना है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सोराइसिस एंड एक्नी ट्रीटमेंट। सोराइसिस का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? चंबल को कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई इलाज बहुत कम होता है। ठीक है। सोराइसिस, ये PSORIASIS लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सोराइसिस आप लोगों ने पढ़ना है। तो प्रमोट हेल्थी स्किन एंड हेल्प टू रेगुलेट द स्किन प्रोसेस ऑफ द शेडिंग डेड सेल्स एंड फाइट विद बैक्टीरिया। ठीक है। अच्छा, दो टर्म इसके बाद यूज की हुई हैं। निक्टालोपिया, ये MCQ के अंदर आ सकता है। और दूसरा है जीरोफ्थेल्मिया। ये दो टर्म, ये पेज नंबर है आप लोगों का 62। ये आंख जो बनी हुई है ना, इसके साथ ही लिखा हुआ है। फर्स्ट ए पर लिखा हुआ है निक्टालोपिया, और सेकंड जो है बी पे लिखा हुआ है जीरोफ्थेल्मिया। निक्टालोपिया क्या होता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं। निक्टालोपिया क्या होता है? ये नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं। और इसकी वजह क्या होती है? ड्यू टू डिस्टरबेंस इन विजुअल साइकिल। आप लोगों को ये पता हो कि निक्टालोपिया होता क्या है? MCQ के अंदर आ सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस इज आल्सो कॉल्ड एज निक्टालोपिया, जीरोफ्थेल्मिया। और भी बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि MCQs होते हैं ना पेपर के अंदर, ब्लैंक्स होती नहीं है। ठीक है। तो निक्टालोपिया क्या चीज़ है? नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिस्टरबेंस इन विजुअल साइकिल। और उसके बाद जीरोफ्थेल्मिया, तो इसमें जो है क्या होता है कि ड्राई ऑफ द कार्निया। ये जो कार्निया होता है, आंखों का पोर्शन, ये जो है ना बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो मेन इसके अंदर यही है कि ड्राई ऑफ कार्निया। जब कार्निया ड्राई होगा, तो आपकी जो विजन होगी डिफेक्टिव होगी या नहीं होगी? डिफेक्टिव होगी। और उसके बाद आपकी आंखें जो है, उनके अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। बस यहाँ से इतना करना है। आगे पेज है जी 63। उसके बाद विटामिन डी है। उसके बाद कौन सा है जी? विटामिन डी। विटामिन डी, इकराम बताओ कि फैट सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। A D E के, ये तमाम जितने भी हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और इसकी अगर डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर हो जाए, उसको हम लोग रिकेट्स का नाम देते हैं। अगर डिजीज होती है, जिसको हम लोग रिकेट्स का नाम देते हैं, ये MCQ के अंदर आ सकती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉल्ड रिकेट्स इन चिल्ड्रन? और इसका आंसर होगा विटामिन डी। आप लोग माइंड में ये रखें कि जो विटामिन डी होता है ना, ये आपकी जो बोन्स होती हैं, भले छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी बोन्स के अंदर इसका अहम किरदार अदा होता है। और बोन्स के अंदर आपके टीथ भी आ जाते हैं। ठीक है, टीथ और बोन जो है, इसके अंदर विटामिन डी का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। और तीसरा पॉइंट आपने विटामिन डी के अंदर ये याद रखना है कि ये जो है सूरज की रोशनी से हमारी स्किन के अंदर बनता है। ठीक है। अगर आप लोग सारा दिन AC के अंदर बैठे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा? आपकी जो बोन है कमजोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। सूरज की जो शुआएं होती हैं ना, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वायलेट, जो आपकी स्किन को खराब भी करती हैं
लेकिन इसके साथ साथ आपको बेनिफिट भी देती हैं। बेनिफिट क्या देती हैं? अल्ट्रा वायलेट की मौजूदगी में क्या चीज़ बनती है? विटामिन डी बनता है। अच्छा, रिकेट्स क्या चीज़ होती है भला? रिकेट्स जो डिजीज़ है चिल्ड्रन के अंदर, ये एक डिजीज़ होती है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर होती है, उसको हम लोग रिकेट्स का नाम देते हैं। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए बड़े लोगों में जिनकी एज ज़्यादा होती है, उसको हम लोग ऑस्टियोमेल्शिया का नाम देते हैं। ऑस्टियोमेल्शिया, ये दो टर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अब इसके केमिकल नेम्स की तरफ आते हैं। केमिकल नेम्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप लोगों को मैंने विटामिन ए का बताया कि रेटिनोल है, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है, विटामिन ए का बताया है ना। इसी तरह से कहता है कि जो विटामिन डी है, इसके जो सिनोनिम्स हैं, कैल्सीफेरॉल है, और इसके अलावा एर्गोसिटिरोल है, और इसके अलावा हम इसको एंटी रिकट विटामिन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग रिकट की बीमारी खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, एंटी रिकट विटामिन। तो पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी रिकट विटामिन? विटामिन ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, और डी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? विटामिन डी का होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने सिनोनियम का आप लोगों को पता हो, उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों ने यहाँ से नहीं करनी। आप लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। सोर्सेज, विटामिन डी इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। कॉड एंड अदर फिश लीवर ऑयल्स आर बेस्ट सोर्सेज। ये जो फिश लीवर ऑयल्स होते हैं, ये बेस्ट सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका सोर्स होता है विटामिन डी, फॉर्म्ड इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय अल्ट्रा वायलेट रेज। सूरज के अंदर जो है ना अल्ट्रा वायलेट शुआएं होती हैं, जिनकी मदद से हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है। ये एमसीयू के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, बाकी तमाम चीज़ें छोड़ देनी है आप लोगों ने इधर से। फंक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, हमारी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारी जो बोन्स होती हैं उनके अंदर मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक कैल्शियम होता है। नहीं, एक कैल्शियम है, दूसरा फास्फेट है। हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फेट ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? हमारे बॉडी को कैल्शियम और फास्फेट की ज़रूरत है या नहीं है? होती है। और ये जो विटामिन डी होता है ना, ये प्रमोट करता है कैल्शियम और फास्फेट की एब्जॉर्प्शन को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये क्या काम करता है? फर्स्ट उसने लिखा है कि ये पेज नंबर आपको मैं बता दूं, पेज नंबर है 66। इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, और नीचे है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन गट। स्टमक के अंदर जो इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? विटामिन डी प्रमोट्स द कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये जो हमारी आंतें होती हैं वहाँ पर ये क्या काम करता है? विटामिन डी प्रमोट करता है किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन को? कैल्शियम की। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी मौजूद है तो क्या होगा? ये हमारी जो मतलब इंटेस्टाइन है वहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन को कैल्शियम को, और दूसरा फास्फेट को। एक आपने हेडिंग देनी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और नीचे आपने हेडिंग देनी है फास्फेट एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, और इसके अलावा फास्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये इसके मेन जो है ना फंक्शन हैं विटामिन डी के। और इसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर भी कैल्शियम का लेवल एक नॉर्मल होता है, और ये विटामिन डी जो होता है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को भी मेंटेन करता है। और उसके बाद ग्रोथ ऑफ बोन्स, ये विटामिन डी जो है प्रमोट करता है लॉन्ग जो बोन्स होती हैं हमारी उनकी ग्रोथ को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दो टर्म दी हुई हैं पेज नंबर 66 के एंड में। इसका आप लोगों ने मुझे बताना है। एक टर्म है हाइपर कैल्सीमिया, और दूसरी है हाइपोकैल्सीमिया। इसके क्या मतलब है मुझे बताएं आप लोग। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। कैल्सीमिया कैल्शियम से निकला हुआ है, ईमिया का मतलब ब्लड होता है। तो आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में लिख लें, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है।
हाइपरकैल्सीमिया क्या होगा? इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है। और इसी तरह से हाइपोकैल्सीमिया क्या होगा? हाइपो का मतलब कम होता है। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। कैल्सीमिया कैल्शियम से है, ईमिया का मतलब ब्लड है। यानी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की जब कमी हो जाती है उसको हम लोग हाइपोकैल्सीमिया का नाम देते हैं। ये आप लोग खुद लिख लेंगे ना। ये टर्म यहाँ पे हाइपर कैल्सीमिया मेंशन की हुई है। हाइपर का मतलब आमिर होता है किसी भी चीज का इंक्रीज हो जाना। कैल्सीमिया कैल्शियम से निकला है। ईमिया जहाँ पे भी है आप लोग ये समझे कि ब्लड की बात हो रही है। तो इसको आप लोगों ने नहीं लिखना। ये आई थिंक कि सही भी नहीं लिखा हुआ। आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। हाइपो का वर्ड जहाँ पे भी आए, हाइपो का मतलब कम होता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब क्या होगा? डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। इसके बाद टीथ के बारे में लिखा हुआ है, विटामिन डी हेल्प्स इन नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन। ये जो है नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन के अंदर भी जो है विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी नहीं है तो आपके जो टूथ होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर केविटी फार्मेशन, उसके अंदर केविटी बन सकती है। इसके अलावा डिफेक्टिव इनेमल, आपकी जो टीथ होते हैं ना उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो कहता है कि वो डिफेक्टिव हो सकती है। और डेंटाइन फार्मेशन मतलब डिफेक्टिव डेंटाइन फार्मेशन, आपके जो दांत हैं सही तरह से नहीं बन रहे होते। ठीक है। ये डायग्राम को आप लोग छोड़ दें। इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? फर्स्ट वन जो है रिकेट्स, ये दोबारा से आ गया है। अब आप लोग देखें, इट इज ए डिजीज प्राइमरी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी। आपकी खुराक के अंदर अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो फिर वो कहता है कि रिकेट्स हो जाता है। और आमिर ये रिकेट्स बच्चों के अंदर होता है या अडल्ट के अंदर होता है? बच्चों के अंदर। और वो कहता है कि सिर्फ विटामिन डी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि बट एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड सनलाइट में आल्सो प्ले ए पार्ट। कहते हैं कि जो रिकेट्स है ना, मतलब हड्डियों की जो बच्चों की उसके अंदर जो कमजोरी आ जाती है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काज है वो तो विटामिन डी की है। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि कैल्शियम लेवल, फास्फेट लेवल और जो सनलाइट होती है वो भी इसके अंदर एक अहम किरदार अदा करती है रिकेट्स के अंदर। ठीक है। आप लोगों ने जहां तक करना है इसको, जहां तक मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब ये जो रिकेट्स है इसके अंदर बोन्स की क्या कंडीशन हो जाती है? बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल। जो बोन्स होती हैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है कि टूट जाना। ठीक है। मतलब जब आपकी बोन्स वीक होंगी, आप उनके बल चलेंगे तो क्या होगा? टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से लिखना वेरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। आपके जो स्केलेटल जो है उसके अंदर गड़बड़ हो सकती है, उसकी जो नॉर्मल शेप है वो चेंज हो सकती है। उसके अलावा टीबिया बेंड्स फॉरवर्ड, आपका जो टीबिया होता है आगे की तरफ भी मूव कर सकता है। टीबिया क्या काम करता है? आगे की तरफ मूव कर सकता है। टीबिया और फैबुला आप लोगों ने पढ़े होंगे। इकराम मोबाइल की जान छोड़ दो अब। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे टेटनी का लिखा हुआ है, ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। टेटनी का वर्ड एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मसल कंट्रैक्शन ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल जब कमी हो जाती है उसको हम लोग टेटनी का नाम देते हैं। आप लोगों ने कुड़वल का नाम सुना हुआ है? ये मेरे ख्याल में इसी के अंदर फॉल करता है, क्योंकि आप मतलब उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना, एक मतलब मसल को, उसकी इनवॉलेंट्री जो है मूवमेंट आ जाती है, मसल कंट्रैक्शन आ जाती है। और नीचे उसने लिखा है इट मे अकर, ये ऊपर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये आप लोग कर लीजिएगा लाजमी, बुक्स पे नोट कर लीजिएगा। इट मे अकर व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल फॉल्स टू 1 मिलीग्राम परसेंटेज। नॉर्मल जो है 9 से 10 मिलीग्राम होता है। तो कहते हैं कि जब 1 मिलीग्राम से कम पर आ जाता है तो इसको हम लोग टेटनी का नाम देते हैं। उसके बाद ऑस्टियोमेल्शिया, ये अडल्ट रिकेट्स भी आप इसको कह सकते हैं।
रिकेट्स हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और अगर अडल्ट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, ऑस्टियोमेल्शिया का, और इसको हम लोग अडल्ट रिकेट्स का नाम भी देते हैं। इट मोस्टली अकर इन वुमेन, औरतों के अंदर होता है, हु हैव लिटिल एक्सपोजर टू सनलाइट, जो सूरज की रोशनी में बिल्कुल काम नहीं करती, एंड आर इकोनॉमिकल पुअर, जो बहुत ज़्यादा गरीब होती हैं। और उसके बाद बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज। बोन मिनरल कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है। अब जैसे आप लोग देखेंगे एक पिलर आप लोग बनाते हैं मकान का, तो उसके अंदर क्या क्या, बजरी भी होती है, सरिया भी होता है, रेत भी होती है, पानी भी होता है। तो जब पिलर कमजोर होंगे तो क्या होगा, उसमें से जो बजरी है, सीमेंट है, वो मतलब कि ना वहां से आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाए। इसी तरह से हमारी जो बोन है उसके अंदर कैल्शियम होता है, फास्फेट होता है। तो ये जब मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइज का मतलब होता है कि मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इसको हम ऑस्टियोमेल्शिया के अंदर डिस्कस करते हैं कि बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज, मतलब वो एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, जैसे पिलर के अंदर तमाम चीजें होती हैं ना, कंक्रीट वगैरह भरा होता है, वो फिक्स होती है तो मजबूती होती है। तो जब उसके अंदर से चीजें निकलना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है, तो क्या होता है, वो पिलर कमजोर हो जाता है। समटाइम्स ये भी होता है गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। इसी तरह से वो कहता है कि बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज, एक्सरे शो लेस डेंस, उसके अंदर जो है ना कम, मतलब डेंस आपको एरिया नजर आएगा, एंड लेस मिनरलाइज बोन, और उसके अंदर जो बोन होगी लेस मिनरल्स उसके अंदर होंगे। और उसके बाद बोन्स आर सॉफ्ट, आपकी जो बोन्स होती है सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती हैं, इजी टू गेट फ्रैक्चर, आसानी से टूट भी सकती हैं। और बोइंग ऑफ लेग्स, आपकी जो बोन्स होती हैं वो मुड़ भी सकती हैं। तो ये है ऑस्टियोमेल्शिया। तो ऑस्टियोमेल्शिया आप लोग ये माइंड में रखें कि ये हम अडल्ट रिकट को कहते हैं। और ऑस्टियोमेल्शिया की कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई है जी। विटामिन ई को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी देते हैं। विटामिन ई को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, सेल एजिंग को कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सेल एजिंग को भी कहते हैं हम लोग। इसमें ये होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होती है, तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो उसके नतीजे में जो है ना कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं जिसको हम लोग रेडिकल का नाम देते हैं। और ये वाले जो रेडिकल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये आपके सेल को डेड करने की कोशिश करते हैं, आपके सेल को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये विटामिन ई क्या काम करता है, उन रेडिकल्स को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। तो इस तरह से जो सेल एजिंग होती है उसके अमल को कम किया जा सकता है, सुस्त किया जा सकता है। आप लोग जो है कुछ लोग या आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल, जिसको हम एवियान का नाम भी देते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, ये सेल एजिंग के अमल को सुस्त करता है। सेल एजिंग का मतलब होता है कि सेल का डेड हो जाना या बूढ़ा हो जाना, ठीक है। तो विटामिन ई जहाँ पे भी आए आपके माइंड में फट आ जाए कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसके अलावा जो है फर्टिलिटी के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा किरदार अदा होता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत, ये मर्द के अंदर भी इसका अहम किरदार अदा होता है, और ख्वातीन के अंदर भी इसका अहम किरदार अदा होता है। मर्द के अंदर किस तरह से होगा, स्पर्म फार्मेशन के अंदर इसका अहम किरदार अदा होता है, और ख्वातीन के अंदर क्या होगा, एग फार्मेशन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग यूं भी कह सकते हैं कि जो गैमीट फार्मेशन होते हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, उसके अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसके दो जो है मेन आपको फंक्शन मैंने बता दिए हैं। एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और दूसरा कौन सा होता है कि जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करता है, ठीक। और इसके लिए जो है फार्मेसीज के अंदर टोकोफेरॉल के नाम से जो है ना एक चीज आती है, टोकोफेरॉल के नाम से, ठीक है। तो कहते हैं कि टोको का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, टोको का मतलब चाइल्ड बर्थ होता है, और फिरो का मतलब होता है टू बेयर। ये दो वर्ड मेरे ख्याल है मुश्किल है पेपर के अंदर आए। आप लोगों को वैसे बताओ कि जो टोकोफेरॉल है, जैसे हम लोगों ने विटामिन ए के जो
केमिकल नेम्स पढ़े हैं, रेटिनोल है, रेटिनॉल है, रेटिनोइक एसिड है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोगों ने विटामिन डी के कौन कौन से नेम पढ़े हैं भला? कैल्सीफेरॉल हम लोगों ने पढ़ा है, एर्गोस्टिरॉल पढ़ा है। तो इसी तरह से कहते हैं कि जो विटामिन ई है ना, इसको हम टोकोफेरॉल नाम भी दे सकते हैं। और टोको का मतलब क्या बता रहा है कि चाइल्ड बर्थ को बता रहा है, और फिरो का मतलब होता है टू बेयर। तो फिर कहता है इसका मतलब क्या हुआ? चाइल्ड बर्थ को प्रमोट करना। चाइल्ड बर्थ कैसे होगी? स्पर्म होंगे तो बच्चा पैदा होगा। एग खातन के अंदर एग्स बनेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज तो नहीं होगी, ठीक है। सैनोनियम इसको हम लोग टोकोफेरॉल का नाम भी देते हैं। और इसके अलावा एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर मतलब कि बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसको इंक्रीज करना। और उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर, इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का नाम भी देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उस अमल के दौरान रेडिकल्स पैदा होते हैं। उस अमल के दौरान रेडिकल्स पैदा होते हैं, और वो रेडिकल्स क्या काम करते हैं? हमारे सेल को, नॉर्मल सेल की ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो ये विटामिन ई जो होता है, ये क्या काम करता है? उनको पकड़ लेता है जाके। तो जब उनको पकड़ लेगा तो ये सेल को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। और इसके सेनोनियम की बात करें तो इसको टोकोफेरॉल का नाम भी हम देते हैं, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर और एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर। ये मतलब कॉमन टर्म यूज की जाती हैं। और जैसे हम लोगों ने कहा कि अडल्ट रिकट, हम ये कह रहे हैं कि भाई विटामिन डी की कमी की बात हो रही है। और अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है विटामिन ई होता है, ठीक है। कुछ लोग नॉर्मल भी विटामिन ई को इस्तेमाल, जो एवियन कैप्सूल है उसको नॉर्मल भी यूज कर रहे होते हैं, ताकि वो मतलब नौजवान दिखे। केमिकल केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज ये आप लोगों ने नहीं करनी। उसके बाद इसके सोर्सेज हैं, ये आप लोग खुद देख लें। एनिमल्स के अंदर एग यॉक के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, चीज बटर इनके अंदर होता है। और इसके फंक्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट का है। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज फ्री रेडिकल ट्रैपिंग। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, फ्री रेडिकल जो आपके बॉडी के अंदर पैदा हो रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन को ट्रैप कर लेना, उनको पकड़ लेना इन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन। आपने इसको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद एक्ट एज ए कोएंजाइम। कोएंजाइम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किस चीज़ का? एंजाइम का, जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए हेल्पफुल होता है। इन सर्टेन टिश्यूज इट एक्ट्स एज ए कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। उसके बाद आपने यहाँ से करना है केयर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की केयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है विटामिन ई। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल करना आरबीसीज। एंड प्रिवेंट दम फ्रॉम हिमोलाइसिस। हिमोलाइसिस का मतलब होता है टूट जाना, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन हो जाना। उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये आप लोगों को मैंने पहले बता दिया, इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए अहम होता है। और इसके अलावा हम इसको ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना पेक्टोरस जो है ना, चेस्ट पेन को कहते हैं हम लोग, ठीक है। और कारोनरी इंसफिशियंसी। कारोनरी इंसफिशियंसी का मतलब होता है कि जो कारोनरी आर्टरीज होती हैं, ऐसी आर्टरीज जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, ये भी तो हो सकता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन ना जा रही हो, ये भी तो हो सकता है। उसके लिए भी कहते हैं कि इसको जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डेफिशिएंसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? रिप्रोडक्शन फेलियर। हमने कहा कि रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना अहम किरदार अदा करता है। तो रिप्रोडक्शन फेलियर मेल के अंदर क्या होगा? टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी। डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि उसका साइज कम हो जाना, टेस्टिस का साइज कम हो जाना। एंड डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो अमल होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देते हैं। डिफेक्टिव स्पर्म का बनना, जब स्पर्म नॉर्मल नहीं होंगे, डिफेक्ट होंगे, तो वो एग को जो है फर्टिलाइज नहीं कर सकेंगे। उसके बाद फीमेल के अंदर क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, और उसकी वजह से रिप्रोडक्शन जो है फेलियर हो सकती है। उसके बाद लीवर नेक्रोसिस। आपका जो जिगर होता है, जैसे नेक्रोसिस का मतलब वैसे होता है कि सेल्स का टूट जाना, सेल की डेथ हो जाना।
जैसे खुश्क रोटी नहीं होती, तो उसी तरह से नेक्रोसिस नेक्रोसिस का जो वर्ड होता है, मतलब उसके जो सेल्स होते हैं, उसके जो टिश्यूज होते हैं, उनकी डेथ हो जाना, ठीक है। तो जब सेल की डेथ हो जाएगी, टिश्यूज की डेथ हो जाएगी, तो क्या होगा, उसकी शेप भी तो चेंज हो जाएगी ना। और इसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है लिवर सिरोसिस का। उसमें जो आपका जिगर होता है ना, खुश्क रोटी की तरह हो जाता है। विटामिन के आमिर ये फैट सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल होता है? फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है। और के फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन सी से स्टार्ट होता है। कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? खून का जम जाना, खून का जम जाना। और ये हमारे जो मतलब अगर कहीं भी हेमरेज होती है, हेमरेज का मतलब क्या बताया था, ब्लीडिंग का। मतलब कहीं पे भी आपको कोई कट लगता है तो वहां से जो है ना ब्लड स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको हम लोग हेमरेज का नाम भी देते हैं। बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। अगर किसी का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट होता है, उसके ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं उनकी रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो क्या होगा, इंटरनल हेमरेज होगी या एक्सटर्नल होगी? इंटरनल होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर हो रही है। और अगर बॉडी के बाहर कोई कट लगा है, बाजू पे कोई नाइफ लग गया या कुछ और हो गया, उसको हम लोग एक्सटर्नल हेमरेज का नाम देते हैं। तो विटामिन ए क्या काम करेगा, उस हेमरेज को रोकेगा या इंक्रीज करेगा? रोकेगा। तो इस वजह से ये कोएगुलेशन जो उसने लिखा है ना, मतलब कोएगुलेशन तो सी से होता है। तो आप लोग जस्ट, वो आपको रिमाइंड करवा रहा है कि के फॉर कोएगुलेशन, कोएगुलेशन खून को जमा देना। मतलब कहीं भी कोई कट लगेगा तो ये क्या काम करेगा, उसको जमा देगा, ठीक है। इस सब्सटेंस दैट प्रिवेंट हेमरेज, एक ऐसी चीज जो हेमरेज को रोक लेती है, बचा लेती है, उसके लिए विटामिन के का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जो सैनोनियम्स हैं, एक तो कोएगुलेशन विटामिन है। पेपर के अंदर अगर आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द कोएगुलेशन विटामिन, आप कौन सा लिखेंगे, विटामिन के लिखेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा एंटी हेमोरेजिक विटामिन। हेमरेज का मतलब क्या, ब्लीडिंग है। एंटी हेमरेज मतलब जो ब्लीडिंग को रोक रहा है, हेमरेज की जो एंटी है, तो उसके लिए भी ये टर्म यूज की जा सकती है। सोर्सेज, ये आप लोग देख लें इसके प्लांट्स के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है। और एनिमल्स के अंदर फिश, मीट, मिल्क, एग, यॉक, ये तमाम चीजें आती हैं। फंक्शन इसके क्या क्या हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ये जो है ना, दरअसल खून के अंदर जो है ना कुछ प्रोटीन होती हैं। ब्लड के अंदर ये फैक्टर जो है ना, फैक्टर आप लोग यूं समझे कि ये प्रोटीन की बात हो रही है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये क्या काम इनका होता है कि ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, जब भी कोई ब्लीडिंग हमारे बॉडी से होती है तो वहां पर जाकर जो क्लॉट वगैरह बन जाता है, तो वहां पर जो है विटामिन के की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन के का, इज दैट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड क्लॉटिंग जब फैक्टर बनेंगे तो वो क्या काम करेंगे, क्लॉट को एक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, बाय द लीवर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। अगर आपके जिगर के अंदर विटामिन के मौजूद है, अगर आपके जिगर के अंदर विटामिन के, सॉरी, ब्लड के अंदर विटामिन के मौजूद है, तो क्या काम होगा, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ना, ये बन कहाँ से रहे हैं, आपके जिगर से बन रहे हैं। ये किस वक्त बनेंगे, जब आपके ब्लड के अंदर विटामिन के मौजूद होगा। अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन के मौजूद नहीं है, तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये कभी भी नहीं बनेंगे। कहाँ से, आपके जिगर से। और अगर ये प्रॉपरली बन जाते हैं, तो इनका काम क्या होता है कि जहाँ पर भी ब्लीडिंग वगैरह होती है, वहां पर जो है इन्होंने क्लॉट आगे बना देना है। अगर क्लॉट नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी, और एट द एंड क्या होगा, वहां पर डेथ हो जाएगी उस बंदे की। ये वाला जो है ना, इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट अपियर टू हैव सम रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो है ना, विटामिन के इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है, ठीक है।
अच्छा, ये आमिर अब मुझे बताएगा कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया का क्या मतलब होगा। इसको करना नहीं है आप लोग। हाइपो का मतलब क्या होगा? कम। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो है ना, ये क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। प्रोथ्रोम्बिन का कम हो जाना किस चीज के अंदर? ब्लड के अंदर। तो इससे फिर क्या होगा? ब्लीडिंग टेंडेंसी ऑफ अनकंट्रोलेबल हेमोरेज अकर। मतलब जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, बात गौर करें, प्रोथ्रोम्बिन का काम क्या होता है? क्लाट बना देना। ये क्लाटिंग प्रोटीन होती है। और हाइपोप्रोथ्रोम्बिन, अगर हमारे ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन का लेवल कम हो जाए तो क्या होगा? जब मतलब कोई ब्लीडिंग होगी तो रुकेगी नहीं, अनकंट्रोलेबल हेमोरेज अकर। हेमोरेज का मतलब ब्लीडिंग बता रहा हूं ना। अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होगी, यानी ऐसी ब्लीडिंग जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो है प्रोथ्रोम्बिन का लेवल जो है कम हो गया। तो ये एमसीयू के अंदर अगर अंदर आए कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया इज ए टर्म, इसमें क्या है, किस प्रोटीन की कमी है? तो प्रोथ्रोम्बिन की जो है कमी है, इसको हम लोग हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया का नाम देते हैं। आप लोगों ने ये जस्ट यहाँ से इतना करना है। बस ये लास्ट थोड़ा सा रह गया, विटामिन B1। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, पहला जो है विटामिन C है। विटामिन C को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड का नाम देते हैं। ये आम इस्तेमाल किया जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। एंटी स्कर्बियोटिक विटामिन, स्कर्वी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। तो इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है, बाहर देखें। इसके सोर्सेज आप लोग देख लें, ये जो जितनी भी तुर्स चीजें होती हैं ना, खट्टी चीजें होती हैं, उनके अंदर विटामिन C होता है। जैसे ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप्स हैं, गावा है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है। इनके फंक्शन, वाउंड रिपेयर, कोई भी अगर जख्म होता है तो उसको रिपेयर करती हैं। इसके अलावा हिमेटोपाइसिस, हिमेटोपाइसिस का मतलब होता है कि ब्लड फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है। विटामिन C हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द हिमेटोपाइसिस। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है जी। हिमेटोपाइसिस का मतलब होता है, वैसे जो इसका होता है कि ब्लड फॉर्मेशन, जो ब्लड बन रहा होता है ना, उसके अमल को हिमेटोपाइसिस का नाम देते हैं। और विटामिन C जो है ना, स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है, मतलब उसको स्टिमुलेट करता है कि ब्लड ज्यादा से ज्यादा बने। और एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, विटामिन E भी है और विटामिन C भी है। ये दो जो है ना एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और उसके अलावा ग्रोथ, इट इज प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बोन्स एंड टीथ। विटामिन C हेल्प इन द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बोन्स एंड द टीथ। एक्ट एज कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पे भी काम करता है। और उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि ज्यादा टॉक्सिक चीज को कम टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देना। DE का मतलब होता है रिमूव, खत्म कर देना। टॉक्सिफिकेशन मतलब जहरीले असर को, ज्यादा जहरीले को कम जहरीले के अंदर कन्वर्ट कर देना, इसको हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन का नाम देते हैं। स्कर्वी डिजीज हो जाती है विटामिन C की कमी से। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C रिजल्ट्स इन डिजीज कॉल्ड स्कर्वी। इसको हम लोग, ये जो मसूड़ों से खून आ जाता है, मसूड़े जो आपके होते हैं वो सोजिश हो जाती है, इसको हम लोग स्कर्वी का नाम देते हैं। ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये दरअसल विटामिन C की कमी से हो रही है।